नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर एक बार फिर साबित कर दिया कि वे बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका दावा है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने चारों खाने चित कर दिया। अगर उनके 3 विधायक उनके पीठ में खंजर नहीं घोंपे होते तो आज मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते। यही नहीं, उनका ये भी दावा है कि अभी भी देर नहीं हुई है और आने वाले दिनों में कब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ खेला कर दें ये कोई नहीं जानता, खुद नीतीश कुमार भी नहीं जान पाएंगे। और इस बार वो पहले से जान गए थे इसलिए बच गए, लेकिन अगली बार जब खेला होगा तो बच नहीं पाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या नीतीश कुमार का खतरा अभी टला नहीं है। संतोष जी, देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। नीतीश कुमार पिछले 18 वर्षों से जोड़ तोड़ की राजनीति करके बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। जब उन्हें लगता है कि सत्ता जा रही है तो पलटी मार देते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ। तो ये एक उनकी रणनीति है कि एन केन प्रकारेण कुर्सी पर बने रहो। तो अभी जो स्थिति है, अभी जो ऑपरेशन हुआ, आरजेडी में जो टूट हुई, जो उनकी कुर्सी बची, तो वो भारतीय जनता पार्टी लगी, अमित शाह लगे, तब जाकर के उनकी कुर्सी बची। नहीं तो अध्यक्ष के चुनाव वो हार गए थे, जो विश्वास प्रस्ताव वो खारिज हो जाता। उनके सदस्यों की संख्या 128 थी। आरजेडी के 3 विधायकों को तोड़ने के बावजूद उनके सदस्यों की संख्या 125 ही पहुंची। अगर नहीं तोड़ते तो 122 संख्या हो जाती, तो सरकार गिरने की संभावना बढ़ सकती थी। तो ये अभी वर्तमान स्थिति है। और अभी जैसे ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, अभी काफ़ी विधायक हैं जो मंत्री बनने के आस में चुप हैं। सब लोगों को यही आश्वासन दिया गया है कि भाई मंत्री बनाया जाएगा, लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे तो विद्रोह का स्वर एक बार फिर जदयू में बजेगा। विद्रोह के स्वर उभरेंगे जदयू में, विधायकों में विद्रोह होगा। लोग जो मंत्री नहीं बनेंगे वो बगावती तेवर दिखलाएंगे। या तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए या मंत्री बनाना चाहिए। जैसे गोपाल मंडल का ही ले लीजिए, उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो बगावत कर देंगे। उसी प्रकार से आप कल जो भागीरथी देवी नहीं आई, रश्मि वर्मा नहीं आई, बाद में आई, हालांकि लगभग कई विधायक हैं, चाहे जीतन राम मांझी को ही लीजिए, रात भर अमित शाह फ़ोन करते रहे जीतन राम मांझी को। ये नित्यानंद राय उनके दूत बन के जीतन राम मांझी के घर पर रात भर बैठे रहे, उनका मान मनोबल करते रहे, तब जाकर के वो माने। वो भी अगर राजद के 3 विधायक नहीं टूटते तो जीतन राम मांझी इस पाले में आते और बेटा को डिप्टी सीएम बना देते। लेकिन देखा कि अब बहुमत तो उधर हो गया, तो अब जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। सरकार इधर गिनती हाउस में बैठ करके सब लोग गिनती कर लिए थे कि किसका पल्ला भारी है, बराबर हो गया। मेन अहम भूमिका हुई जो चेतन आनंद उधर गए, नीलम देवी उधर गई, प्रहलाद यादव, मेन यहीं से तख्ता पलट का खेल शुरू हो गया। अगर ये 3 नहीं गए होते तो कल खेला कुछ और होता। तो अब जैसे ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे तो उसके बाद फिर एक बार गुटबाजी शुरू होगी, रणनीति शुरू होगी। वैसे तो अभी लोकसभा चुनाव के बाद है, तो अब मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये जो खेला फिर होगा। मुझे लगता है कि जुलाई में जो सत्र होगा, मानसून सत्र, या उससे पहले भी खेला हो सकता है, तो उसी समय खेला होने की संभावना है। क्योंकि संख्या बल ज़्यादा नहीं है। अभी आप देख लीजिए, आरजेडी के जाने वाले जो 3 विधायक गए हैं, तो 3 विधायक टोटल उनको 129 वोट पड़े। 3 विधायक जो गए हैं तो उनकी तो सदस्यता जाएगी। जी, सदस्यता आज जाए, 2 महीना बाद जाए, उनकी तो सदस्यता क्रॉस वोटिंग जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें तीनों विधायकों की सदस्यता जाएगी। अब जो नए विधानसभा अध्यक्ष हैं वो संविधान को ताक पर रख दें, बेईमानी पे उतर आए, तो उनकी सदस्यता नहीं जाए, बचाए रख सकते हैं। लेकिन अगर उनकी सदस्यता जाएगी तो फिर वो संख्या घट करके 26 पे आ जाएगी। तो संख्या बल 4 ही 5 विधायकों का अंतर रहेगा।
कई विधायक लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं। अगर उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा तो वो आरजेडी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आप ये समझिए कि जेडीयू के जो विधायक जैसे गोपाल मंडल है, उनको अगर नहीं टिकट मिलेगा तो वो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के एक विधायक हैं राजू सिंह, वो वैशाली से लड़ना चाहते हैं, उनको नहीं मिलेगा तो वैशाली से लड़ेंगे, संभावनाएं हैं। तो अगर 8-10 विधायक टूटते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो संख्या तो घटेगी। नीतीश कुमार भी इसी प्रयास में रहेंगे जो आरजेडी प्रयास करेगा कि आरजेडी के विधायकों को तोड़कर जदयू लोकसभा का चुनाव लड़वाएं ताकि आरजेडी का संख्या बल कमे। तो दोनों तरफ से सह और मात का खेल चल रहा है। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद विद्रोह की गतिविधियां बढ़ेगी, बागी स्वर ज़्यादा उभरेंगे, लोग नीतीश कुमार के सामने मुखर होंगे कि अब तो मंत्री बनाएंगे नहीं, अब क्या है। तो ये रणनीति है और जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति फिर से शुरू होगी। और मुझे लगता है कि 2-3 महीने में अगर नीतीश कुमार पूरा मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो फिर से एक बार खेला होने की संभावना है। अब देखना यह है कि उस बार भी खेला में नीतीश कुमार जोड़ तोड़ कर सकते हैं, विधायकों को की खरीद फरोख्त करते हैं या आरजेडी करता है, वो तो समय बताएगा कौन भारी पड़ता है। इस बार तो नीतीश कुमार भारी पड़े। आरजेडी ने विधायकों को अब्सेंट करवाया, 8-9 विधायकों को, तो नीतीश कुमार ने उनके विधायकों को अपने पाले में कर लिया। ये बताएं संतोष जी कि जो टिकट का लॉलीपॉप है वो जेडीयू में बगावत को कितना देर रोक पाएगा? देखिए, जब तक लोकसभा चुनाव तक सभी लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी 1 महीने में हो जाएगी, उसके बाद सब लोग लोकसभा चुनाव में लग जाएंगे। तो जो कैंडिडेट लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो चाहेंगे कि मंत्री बन जाए। जो विधायक ना मंत्री बन पाएंगे ना लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे तो फिर उनको महत्वाकांक्षा जागेगी कि इधर मंत्री बना देगा तो उधर चले जाओ। तो उस महत्वाकांक्षा को लेकर के मुझे लगता है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और लोकसभा चुनाव के बाद बागी विधायकों की संख्या बढ़ेगी और एक बार फिर खेला होने की संभावना रहेगी। तो एक बार फिर खेला हो सकता है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार सुरक्षित है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खेला कभी भी हो सकता है। विधायकों की संख्या इतनी कम है कि कभी भी तेजस्वी यादव खेला कर सकते हैं और उन्होंने खेला कर ही दिया था। अगर उनके 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी उनके पीठ में खंजर नहीं भोंकते तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री होते। जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप भी कह रहे हैं कि खतरा टला नहीं है, एक बार फिर जो है मतलब बगावत हो सकता है, तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? देखिए, बगावत लोकसभा चुनाव के दावेदार आरजेडी में भी हैं, जदयू में भी है, भाजपा में भी है। अब इसमें कौन किस पार्टी से ज़्यादा विधायक को कौन टिकट देता है? नीतीश कुमार आरजेडी के विधायकों को टिकट देते हैं या कांग्रेस के विधायकों को ज़्यादा टिकट देते हैं? हो सकता है नीतीश कुमार ही भारी पड़ जाए, खेला कर दे फिर से और मंत्रिमंडल विस्तार कर दें नीतीश कुमार, तो उसके बाद आरजेडी का पलड़ा भारी हो सकता है, ये खेला कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से खेल है। लेकिन मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि जेडीयू में मंत्री बनने वालों की संख्या ज़्यादा है, सब लोग दावेदार हैं। और नीतीश कुमार ने एक बड़ी लकीर खींच दी है कि कुर्सी के लिए आप कहीं भी जहां कुर्सी मिले वहां जाओ, उसके साथ जाओ। तो उस उम्मीद में जेडीयू के विधायक, जैसे इस बार जेडीयू भाजपा के 8-9 विधायक जो कि बागी थे लेकिन बाद में फिर आ गए, तो वो संख्या 9 से बढ़कर 18-20 हो सकती है। जीतन राम मांझी का ले लीजिए, उनको अगर विभाग अच्छा नहीं मिलेगा, उनके बेटा को, उनको एक और मंत्री नहीं मिलेगा तो उनके 4 मंत्री फिर भागेंगे। वो अभी अमित शाह के कहने पर आश्वासन पर रुक गए हैं, लेकिन अगर उनको बेटा को अच्छा विभाग एक और नहीं मिलेगा, एक और मंत्री नहीं मिलेगा तो वो फिर भागेंगे, क्योंकि आरजेडी से उनको उप मुख्यमंत्री का ऑफर है, एक और मंत्री का ऑफर है, तो उधर भाग सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा भी उनको नहीं दिया गया है। अब गया से लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव में अगर उनका बेटा नहीं जीतता है चुनाव, अगर जीत जाते हैं तब तो अच्छी अलग बात है, नहीं जीतते हैं तो फिर खेला की संभावना है। तो खेला अभी लोकसभा चुनाव के बाद बहुत होगा। और देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। तेजस्वी यादव ने कल विधानसभा में जो बातें कही, अब मुख्यमंत्री कुछ भी कहते रहें, अपना एजेंडा चलाते रहें कि ये पैसा लाया, पैसा लेकर के काम करता था, विधायकों की खरीद फरोख्त करता था,
लेकिन तेजस्वी यादव ने जो नौकरी का एजेंडा तय कर दिया, अब जनमानस गांव-गांव में लोग जान रहा है, लोग ये बात जान रहे हैं कि नौकरी जो मिली है वो तेजस्वी यादव की देन है। बिहार में जो 2-2.5 लाख नौकरी लगी है तेजस्वी यादव की देन है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग में भाई हम 1.5 लाख का फाइल करके बोलते रहे लेकिन लोग कैबिनेट में नहीं लाए, उसको भी बहाली कीजिए। और तेजस्वी यादव का एजेंडा है नौकरी देने का, लोगों को रोजगार देने का, तो उसका फायदा उनको मिल रहा है। अब जन जन में तेजस्वी यादव की एक चर्चा हो गई है हर जगह कि भाई नौकरी तो भाई तेजस्वी ने ही दिया है। विभाग भी आरजेडी के पास था, शिक्षा मंत्री, और भी कई विभागों में। तो अब नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी लकीर खींचने की ज़रूरत है कि अब तेजस्वी के हटने के बाद वो 5 लाख और लोगों को बहाली करते हैं, तब उनका होगा कि हाँ भाई तेजस्वी नहीं है फिर भी हम नौकरी दे रहे हैं। लेकिन ये एजेंडा नौकरी का तो तेजस्वी ने तय किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एजेंडा तय कर दिया कि भाई हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे पहली कैबिनेट में, पहला साइन हमारा नौकरी का होगा, इस विभाग में नौकरी है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने पूरी रणनीति के तहत कल विधानसभा में अपनी भाषण दिया। उन्होंने बड़ी ही शालीनता के साथ धोखा देने वाले विधायकों को भी संबोधित किया। इसका भी मुझे लगता है कि उनको फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर उन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी तक जब भी नीतीश कुमार तख्ता पलटे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, पिछली बार आरजेडी ने भी अपमानजनक टिप्पणी की। लेकिन जितनी शालीनता से तेजस्वी यादव ने सदन में कहा, सबको सम्मान दिया, जो यहाँ तक कि जो वर्तमान अभी तत्काल गए उनको भी, चेतन आनंद को बोला कि मेरे छोटे भाई हैं, कुछ कारणवश गए हैं, कुछ मजबूरियाँ रही होगी, फिर आए, कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास आ जाना, जब कोई नहीं मदद किया था तो हमने किया था, फिर आना। नीलम देवी को भी उन्होंने कहा, प्रहलाद यादव को भी उन्होंने कहा, सबको कहा। तो उन्होंने एक परिपक्व राजनीतिक का परिचय दिया है। उन्होंने ऐसी बातें कही, दशरथ की बात, मांझी जी की बात कही कि भाई किस तरह से आपकी आलोचना हुई, कर्पूरी ठाकुर की बात उन्होंने कही कि भाई आज आप उन लोगों के साथ हैं जो कर्पूरी ठाकुर के बारे में अपशब्द बोलते थे। तो तेजस्वी यादव ने कई बड़ी बातें कहीं, और एक खासकर उनका मुद्दा था नौकरी, कि नौकरी का एजेंडा हमारा एजेंडा है, और वो अपना संदेश बिहार के गांव-गांव में देने में कामयाब हुए कि हमने नौकरी दिया और नौकरी देंगे, अगली बार सरकार में आएंगे तो फिर नौकरी देंगे, ये उनका एजेंडा था, और उन्होंने वो उसमें काफ़ी सफल रहे। यही नहीं, तेजस्वी यादव अपने धोखेबाज विधायकों को संबोधित करते हुए ये भी कह दिया कि हम एक नई टीम बनाना चाहते थे, इसीलिए चेतन आनंद जैसे युवाओं को अपने साथ रखना चाहते थे। बिहार की विकास को लेकर हम एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं, और उसी लकीर के तहत हमने युवाओं को रोजगार भी दिया है। तो बिहार की सियासत में भले ही सब कुछ शांत लग रहा हो, लेकिन कब सुनामी आ जाए कहा नहीं जा सकता है। लिख कर ले लीजिए, सुनामी कभी भी आ जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें।